अपने कमरे की खिड़की से मुझे चांद जो है वो साफ नजर आ रहा था। मैं कंबल उठाकर चांद की रोशनी में लेकर आ गई जिस पर वो नाग बना हुआ था और उस नाग को देखने लगी। मेरा ऐसा करने पर, जिसका मुझे मनादी की गई थी, ऐसा करने पर वो नाग कंबल से बाहर निकल कर आ गया और मेरे सामने आकर खड़ा हो गया। सांप को देखकर मैं चीखने चिल्लाने लगी। मेरी चीख और चिल्लाने की आवाज सुनकर अब्बा मेरे कमरे में आ गए। जैसे ही मैंने अब्बा को देखा तो खौफ के मारे मुझे लर्जा तो तारी हो ही चुका था। मैं अब्बा से चिपक गई। तभी अचानक वो सांप जिसे मैंने बाहर निकाल दिया था वो अचानक इंसानी शक्ल में आ गया। मैं उसे देखकर हक्का बक्का रह गई। इंसानी शक्ल में आकर वो जिन्नात मुझसे कहने लगा गुस्से में, मना किया था मैंने तुम लोगों को कि ये लड़की मेरी असलियत ना जान पाए, पर ऐसा बिल्कुल भी ना हुआ। अब तुम दोनों की यही सजा है। इस हवेली से हमेशा हमेशा के लिए निकल जाओ और अब चांद का ग्रहण रहेगा ये लड़की मेरे पास आएगी। जब ये 85 साल की बुढ़िया हो जाएगी और चांद को जब ग्रहण लगेगा हम दोनों एक हो जाएंगे और ये लड़की नागिन बनकर फिर से जवान हो जाएगी। इतना कहकर वो बूढ़ी अम्मा सांस लेने के लिए रुक गई और इशारे से मुझे पानी लाने को कहा। मैंने फौरन मटके से पानी का गिलास भरकर उन अम्मा की तरफ बढ़ाया और उन्हें दे दिया। उसके बाद मैंने कहा, अम्मा फिर क्या? तो बूढ़ी अम्मा कहने लगी, आज मैं 85 साल की हो चुकी हूँ और आज ही उस चांद को ग्रहण लगना है। अब सब ठीक हो जाएगा बेटा और मैं अब अपने बाप की हवेली में रह भी सकूंगी। फिर वो पानी पीने लगी और मुस्कुराने लगी। लेकिन मैंने जैसे ही ये पूरी कहानी सुन ली थी मेरे अंदर अभी भी तजस्सुस था, शक था। मुझे ये पूरी की पूरी सारी कहानी बकवास लग रही थी, बिल्कुल झूठ लग रही थी। मुझे इस बूढ़ी अम्मा पर अभी भी भरोसा नहीं हो रहा था क्योंकि जो राज था वो अभी तक पूरी तरह खुलकर मेरे सामने नहीं आया था। असल हकाइक से पर्दा तो हवेली जाकर ही उठना था। वहाँ जाकर ही मालूम पड़ना था कि असल हकाइक आखिर है क्या। शाम अब गहरी होने लगी थी। हवेली के लिए मुझे अभी ही निकलना था। मैंने उस बूढ़ी अम्मा का शुक्रिया अदा किया और झोपड़ी से निकलकर एक पेड़ की आड़ में मैं छुप गया ताकि मैं उसे देख सकूं कि वाकई चांद ग्रहण के वक्त ये जाती भी है या नहीं। आज यकीनन उसे तो अपनी अब्बा की हवेली जाना था, यानी उस नाग हवेली में, क्योंकि चांद ग्रहण तो आज ही था। जैसे ही रात का वक्त हुआ वो बुढ़िया अचानक अपनी झोपड़ी से बाहर निकली और एक तरफ की ओर चल दी। मैंने देखा कि उसके पीछे एक काले रंग की बिल्ली भी चल रही थी। मुझे बड़ी हैरत हुई क्योंकि जो काली बिल्ली उसके पीछे चल रही थी उसकी झोपड़ी में तो मुझे कहीं पर भी दिखाई नहीं दी थी कि ये बिल्ली आखिर है कहाँ। ये भी एक राज था जो उस बूढ़ी औरत के साथ गालिबन हवेली जाकर ही खुलना था, क्योंकि उसे ही पता था कि ये काली बिल्ली कौन है और ये आखिर इसका पीछा क्यों कर रही है। बड़ी खामोशी से मैं उसका पीछा करते हुए, कदम पर कदम रखते हुए मैं उसका पीछा करते हुए हवेली तक आ पहुंचा था। उसके बाद वो बूढ़ी औरत हवेली के गेट पर रुक गई। रुक कर उसने इधर उधर देखा। उसके बाद एक हैरानकुन वाकया हुआ कि वो बिल्ली जो उसके पीछे चल रही थी, अचानक वो बिल्ली आगे बढ़ी और वो बूढ़ी औरत बिल्ली के पीछे पीछे चलने लगी। मैं भी उसके पीछे पीछे ही चलना चाहता था, उसका पीछा करना चाहता था, लेकिन मैं हवेली के गेट से अंदर ही ना जा सका। अब मैं हवेली के चारों ओर इर्द गिर्द बस फेरा लगाए जा रहा था और इसी झुंझलाहट में मैं हवेली के पास आ गया। जमीन पर मैं कुछ ऐसा तलाश कर ही रहा था कि अचानक मेरा पाँव किसी चीज से टकरा गया। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरा पैर सांप से टकराया हो। खौफ से मेरी सांसें रुक गई और आंखें मेरी फटी के फटी रह गईं। मैंने हड़बड़ में अपनी जेब से मोबाइल फोन निकाला और उसकी टॉर्च ऑन कर ली। जैसे ही मैंने पैर के यहाँ अपने टॉर्च घुमाई तो रस्सी देखकर मेरी सांस में सांस आई, क्योंकि ये रस्सी का टुकड़ा था जो मेरे पैर से टकराया था। मैंने फौरन ही रस्सी उठाई और उसके बाद उस कमरे की तरफ बढ़ा जिसकी खिड़की खुली हुई थी। रस्सी को खिड़की में अटकाने के लिए उसमें एक लोहे का कुंडा पहले से ही लगा हुआ था। उस वक्त मेरे दिल में यह ख्याल भी नहीं आया कि इस रस्सी में कुंडा आखिर किसने और किस मकसद से लगाया होगा। क्या अभी लगाया है? मैंने कुंडे को रस्सी से लगाया और फिर रस्सी को खींचकर उसकी मजबूती का अंदाजा लगाने लगा। रस्सी मैंने कुंडे से लगाकर अब खिड़की में फेंक दी, जिससे खिड़की में कुंडा अटक गया। रस्सी से चढ़ता हुआ मैं सीधे उस खिड़की वाले कमरे में भी दाखिल हो गया। कमरे में बहुत ज्यादा अंधेरा था, इसलिए मैंने अपना मोबाइल फोन निकाला, टॉर्च ऑन की और कमरे में रोशनी की और मैं कमरे का जायजा लेने लगा। ये छोटा सा स्टोर रूम था जिसमें कांच कबाड़ रखा हुआ था। अभी मैं इस कमरे का जायजा ले ही रहा था कि अचानक मेरे कानों से एक आवाज टकराई, 85वीं सालगिरह मुबारक हो। ना जाने ये आवाज किसकी थी और कौन किससे क्या कह रहा था ये तो मैं नहीं जानता था, लेकिन ये आवाज सुनकर मैं डर गया और अपनी जगह पर ही ठहर गया। कमरे के ठीक सामने नीचे जाने का रास्ता था। आवाज नीचे से ही आ रही थी। मैं खामोशी से उसके बाद आगे बढ़ा और चंद सीढ़ियां उतरकर जब मैं नीचे का मंजर देखने लगा जो मुझे वाज़े नजर आ रहा था लेकिन हैरानकुन था, तभी अचानक वही बूढ़ी आवाज मुझे सुनाई दी, तुम्हें भी मुबारक हो। जैसे ही मैंने देखा तो ये तो वही बुढ़िया थी, वही कब्रिस्तान वाली बूढ़ी औरत। इसके सामने जो शख्स खड़ा था वो मेरे लिए तो बिल्कुल अनजान ही था।
उसके बाद वो शख्स बोला, अब तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी ही रहोगी। इतना कहकर उस खड़े हुए शख्स ने उस बूढ़ी औरत को अपनी बाहों में ले लिया और उस पर अचानक रूप निखरने लगा। वो जवान होने लगी और उसने वही रूप धारण कर लिया जो होटल में उस लड़की का रूप था जिसके साथ मैंने रात गुजारी थी। उसे देखकर मेरी आंखें तो हैरत से फटी के फटी रह गई थी, क्योंकि उसका रूप निखरते जा रहा था और बूढ़ी औरत के जो सफ़ेद बाल थे वो भी अब सुनहरे हो चुके थे। अब वो कहीं से भी कोई बूढ़ी औरत नहीं लग रही थी, बल्कि वो तो जवान खूबसूरत दोशीज़ा लग रही थी। उस शख्स ने पहले तो उस औरत को, उस जवान लड़की को बहुत सराहा और उसके बाद खुद से उसे अलग किया और उसके आसपास गोल घूमते हुए उसे बगौर हर तरफ से देखने लगा। अचानक वो बिल्ली, जो काली बिल्ली बूढ़ी औरत के साथ आई थी, वो उस शख्स के पैरों के यहाँ आकर चिल्लाने लगी और उसने जैसे ही बोलना शुरू किया तो वो मुतवज्जा उसकी जानिब हो गया। तभी वो शख्स बोला, तुमने मेरे साथ धोखा किया है ऐ धोखेबाज औरत। वो शख्स गुस्से से चीख पड़ा उस लड़की पर। फिर वो शख्स बोला, मैं कैसे भूल गया कि जिस औरत ने अपने बाप की बात तक नहीं मानी थी वो भला मेरी बात कैसे मान सकती है। तुमने तो जुर्म किया है। उसके बाद वो शख्स गुस्से से पागल होने लगा और देखते ही देखते वो शख्स इंसान से नाग में तब्दील हो गया, एक नाग बन गया और उस दोशीज़ा लड़की के, जो बूढ़ी औरत से लड़की बन चुकी थी, उसके जिस्म से गोल गोल घूमकर लिपटने लगा। वो लड़की अब तकलीफ से चीख रही थी क्योंकि नाग उसे जकड़ते जा रहा था, लेकिन उसकी चीखों पुकार सुनने वाला वहाँ पर कोई भी मौजूद नहीं था। मैं ये सब मंजर देखकर वहाँ से पलटना चाहता था, मगर मैं तो ये देखकर हैरान रह गया कि जिस खिड़की से मैं आया था उस खिड़की में अब रस्सी ही नहीं थी। अब सारी के सारी बात मेरी समझ में आने लगी थी कि रस्सी और कुंडा सिर्फ मुझे फंसाने के लिए ही वहाँ पर पटका गया था जानबूझकर, लेकिन मुझे यहाँ से किसी भी सूरत में अब निकलना बेहद जरूरी था। मैंने खिड़की से एक अच्छी जमीन देखी और उस पर वहीं से छलांग लगा दी। जैसे ही मैं नीचे गिरा उसके बाद संभलते संभलते मैंने बड़े गेट की तरफ दौड़ लगा दी। उस लड़की की चीख की आवाज अभी भी मुसलसल मुझ तक आ रही थी, लेकिन मुझे तो अपनी जान प्यारी थी, जिसके लिए अब मैं अपनी पूरी कुव्वत से वहां से भाग रहा था, पूरी ताकत से भाग रहा था। जिस रास्ते से मैं आया था उसी रास्ते से भागते हुए मैं फिर से कब्रिस्तान पहुंच गया। यहाँ जैसे ही मैं कब्रिस्तान पहुंचा तो यहाँ आकर ऐसा लगने लगा जैसे सारी की सारी कब्रें जो वहाँ पर मौजूद थी वो सब की सब खुल गई हों और सारे मुर्दे बाहर आ गए हों। मुझ पे अब खौफ तारी हो गया था और इसके बाद बिल्ली की मियाऊ मियाऊ की आवाज भी मुझ पर और खौफ बढ़ा रही थी। मैं भागते भागते बहुत दूर तक आ गया था, लेकिन मेरा डर अब किसी भी सूरत में कम नहीं हो रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे बहुत सारे कब्र के मुर्दे मेरे पीछे पीछे आ रहे हों। अचानक तेज बारिश होने लगी और मैं भागते भागते किसी चीज से टकराकर बेहोश हो गया। उसके बाद मेरे आंखों के सामने अंधेरी छा गई और मुझे कुछ होश नहीं रहा। जब मुझे होश आया, मेरी आंख खुली तो मैं अपने दोस्त के घर पर मौजूद था। उसने मुझे बताया मैं 2 दिन से बेहोश था और नीम बेहोशी की हालत में मैं बार बार चिल्ला रहा था, बिल्ली और उस लड़की को बचाओ, उस लड़की को बचाओ। मैंने अपने दोस्त की इस बात को नज़रअंदाज किया और उससे पूछा, लेकिन मैं यहाँ पर आया कैसे? तो मेरा दोस्त कहने लगा, इत्तेफाक ऐसा हुआ कि जिस रात तुम बेहोश हुए भागते भागते, मैं अपने दोस्त के साथ उससे थोड़ी दूर पर ही खड़ा हुआ था। तुम्हें गिरता हुआ देखकर हम तुम्हारी तरफ बढ़ गए, तुम वहाँ हमें बेहोश मिले। लेकिन मेरे दोस्त, ताज्जुब की बात यह है, जब तुम बेहोश हो गए थे, जमीन पर गिरे हुए थे, तो तुम्हारे पास एक बिल्ली भी मौजूद थी। लेकिन जैसे ही हम तुम्हारे ज्यादा करीब आए तो वो बिल्ली अचानक वहाँ से पता नहीं कहाँ गायब हो गई। उसकी ये बात सुनकर, मेरे दोस्त की ये बात सुनकर मुझे अब सब कुछ याद आने लगा था कि मेरे साथ क्या हुआ था, मैंने उस हवेली में क्या देखा था। मुझे खौफ सा आने लगा, लेकिन अभी मैं उससे कुछ भी बताने से मुतासिर था। अगर मैं सब लोगों को ये कहानी बता भी देता, जो मेरे साथ हुआ सच्ची वाकया बता भी देता, तो लोगों को मेरा दिमाग खराब ही लगता, वो मेरा दिमागी तवाजुन खराब ही बताते। लेकिन अब कुछ भी हो, लेकिन मैं हवेली का राज तो जान चुका था, लेकिन उस बात को साबित करने के लिए मेरे पास कोई सबूत मौजूद नहीं था। अब मैं घर वापस जाना चाहता था और मैंने आते वक्त जिस होटल में रुका था उसी होटल में रुकने का इरादा किया, मगर एक और हैरानकुन हादसा मेरा इंतजार कर रहा था। मैंने लाख ढूंढने के बाद भी वो होटल मुझे उस बस्ती में, उस शहर में कहीं नहीं मिला। और मैंने जब आसपास के लोगों से उस होटल के बारे में पूछा जिसमें मैं आते वक्त रुका था, तो वो लोग मुझे ऐसे देखने लगे जैसे मैं पागल हूँ, क्योंकि वो उस होटल की जगह पर अब खाली प्लॉट ही मौजूद था और उसका जो मालिक था प्लॉट का, वो तो अभी कंट्री से ही बाहर था, देश से ही बाहर था। मुझे इस बात पर जर्रा बराबर भी यकीन नहीं आ रहा था, ना ही अपनी आंखों पर यकीन आ रहा था जो अभी खाली प्लॉट देख रही थी। ये सब देखकर मैं बहुत ज्यादा खौफजदा हुआ और नाग हवेली के राज को राज ही रहने दिया। एडिटर साहब से भी मैंने कुछ भी बात नहीं की और चुपचाप इस राज पर से पर्दा उठाने के लिए मैंने हार मान ली, क्योंकि मैं ये भी जानता था कि हवेली का राज जो भी है, इसे जानने वालों के लिए इस मामले में बहुत खतरा ही खतरा है। ये थी मेरी जिंदगी की एक सच्ची घटना जो मैंने आप लोगों तक पहुंचा दी। अगर आप भी अपनी जिंदगी कोई सच्ची कहानी या फिर अपनी कोई स्टोरी हमारे चैनल से शेयर करवाना चाहते हैं, या आप चाहते हैं कि आपकी रियल स्टोरी हम अपने चैनल से शेयर करें, तो हमें कांटेक्ट करें हमारे फेसबुक और इंस्टा पेज माई स्टोरी बुक पर। फेसबुक और इंस्टा पेज पर हमसे जुड़ें और हमें अपनी स्टोरी जरूर शेयर करें।